हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आपका 27 फरवरी को गणित का पेपर है, उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम खंड बा के सारे क्वेश्चन करेंगे। क्या क्या खंड बा में हमसे पूछा जाता है, यानी लॉन्ग आंसर हमें कैसे देना है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर हमने एक प्रश्न लगा रखा है, यानी ये प्रश्न एक है जो आप यहाँ पर हल करोगे। देखिए कैसे करना है, सीधा क्वेश्चनों पर चलेंगे। दोस्तों, नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइव क्लासेस में भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं और यहाँ पर हम जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है वो कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 2 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हल करना है। देखिए समीकरणों को हल करना है। कैसे आप हल करोगे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, x प्लस टू बाई बराबर दिया गया है 0। ठीक है, और 2x माइनस 3y बराबर दिया गया है 14। ठीक है, अब देखिए इसको हल करना है हमें। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये चीज़ देखें कि यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है। अगर इस समीकरण में, पहले वाले समीकरण में इनको आप समीकरण डाल सकते हो। ठीक है, समीकरण बना लेना इनका। तो देखिए पहले वाले समीकरण में अगर हम दोनों का 2 का गुणा करते हैं, देखिए समीकरण 1 में क्या कराइएगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर देखिए गुणा कर दे रहे हैं, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2y में करेंगे तो 4y हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 में 2 का गुणा करें 0 ही हो जाएगा। अब ये लिख लीजिए आप 2x, दूसरा वाला समीकरण 2x माइनस 3y बराबर में 0, इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, घटाने पर कर दो। क्या करोगे, समीकरण ये वाले में और ये वाले में घटाने पर कर दो। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, तो देखिए घटाने पर करोगे तो माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस। तो देखिए अब आप क्या करोगे, देखिए 2x में से 2x जाएगा तो ये कट जाएगा, और 4y यहाँ पर है और यहाँ पर 3y है, तो 4 3 7y हो जाएगा। अब 7y बराबर यहाँ पर क्या है 14 है, वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो माइनस का 14 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इससे काटोगे 7 दूनी 14, यानी y का मान जो है वो माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए y का मान यहाँ पर निकल आया है हमारा। अब y का मान निकल आया है तो हम अब क्या, किसका मान निकालेंगे, अब हमें x का मान निकालना है। तो देखिए x का मान कैसे निकालोगे, समीकरण 1 में y का मान रख देना। यहाँ लिखोगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, 5-5 नंबर 6-6 नंबर वाले भी आप देखते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए y का मान मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। थोड़ा बहुत अंतर कर दिया जाता है, वही क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, y का मान जो है रखने पर समीकरण में। ठीक है, अब y का मान रखोगे समीकरण में, तो देखिए यहाँ पर आपका x है, x लिख लो, और प्लस y 2y है, 2y की जगह पर आप रखोगे 7, y की जगह पर रखो 2 में गुणा माइनस 7 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब 7 का 2 में गुणा करोगे 14 होगा माइनस का, और उस साइड करोगे तो x बराबर 14 प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर में आपका 14 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये समीकरण हल कर लेने हैं और आपके 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, आप बहुत आसान से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया हुआ है कि HCF 306,657 का जो HCF है वो 9 है, तो LCM इसी का 306 और 657 का LCM क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम HCF लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, और हमें निकालना है LCM। तो देखिए 2 तरीके हैं इसको करने के। एक आपका क्या होता है, एक सूत्र होता है, जैसे कि आपको लिखना है सबसे पहले आंसर लिखना है। देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है, लासा और गुणा मासा, ये फॉर्मूला होता है। लासा गुणा मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या यहाँ पर लिखोगे, पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या, आपको पूरा लिखना है दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए पहली संख्या यहाँ पर क्या है 306 है, और दूसरी संख्या आपकी 657 है, और आपको दिया गया है
मासा, ये मासा दे दिया गया है 9, हमें पूछा गया है लासा यानी एलसीएम पूछा गया है। तो देखिए लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लासा ये 9 जो है उस तरफ कर देंगे, भाग में चला जाएगा 306 और गुणा हो जाएगा 657 और बटा में हो जाएगा 9। अब आपको क्या करना है, इसको हल कर लेना है। तो देखिए 9 से काटोगे, इसको काट दो, 9 तिया 27, ठीक है, और यहाँ पर बचा 3, 36 हो जाएगा, 9 चौको 36 यानी 34 आया। एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए लासा निकालना है तो 34 का गुणा आपका हो जाएगा 657 में, ठीक है, 657 गुणा 34 जब करोगे तो आपका जो उत्तर है वो आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, अब आप गुणा कर लो और आपका उत्तर हो गया 2 नंबर पक्के। तो देखिए आपका ये उत्तर आ जाएगा, इस प्रकार से जब गुणा कर लोगे तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं अगले पर। यहीं से आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए एक शंकु की त्रिज्या और ऊर्ध्व ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, तो आपको उसका आयतन दिया गया है 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब और शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई जो है हमें ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है, एक शंकु की त्रिज्या और ऊर्ध्व ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है, तो उसका आयतन 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु की ऊर्ध्व ऊंचाई क्या होगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, मानना है। माना अनुपात दिया गया है तो माना आपको शंकु की जो त्रिज्या है वो क्या दी गई है, शंकु की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है ऊंचाई के, ठीक है, यानी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, शंकु की त्रिज्या जैसे कि यहाँ पर 3 है तो इसको 3x मानेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका अनुपात में है, तो 3x हो गया। और ऊर्ध्व ऊंचाई को क्या मानेंगे, 4x, ठीक है, जो हमें दिया गया है इनका अनुपात, ऊर्ध्व ऊंचाई जो है वो 4x हो जाएगी, ठीक है। अब आपको जो है वो आयतन का जो सूत्र है, शंकु के आयतन का जो सूत्र है आपको लिखना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन का अगर फॉर्मूला आप जानते हो तो क्या क्या होता है, 1/3 पाई r² h होता है। तो आपको जो है शंकु के आयतन का जो आयतन दिया गया है वो कितना है, 96 पाई दिया गया है। यहाँ पर लिखोगे 1/3 और पाई लिखोगे, और यहाँ पर त्रिज्या जो है हमने यहाँ पर निकाल ली है, कितनी है, r बराबर यहाँ पर त्रिज्या जो है 3x है और h जो है ऊंचाई वह 4x है, ठीक है। तो r यहाँ पर हम रख देंगे, r की जगह पर 3x, वर्ग है तो 2 बार लिख लेंगे, ठीक है, और h की जगह पर 4x रख देंगे, ठीक है, रख दिया। अब क्या करना है, इसको हल कर लेना है। देखिए पाई से पाई कट जाएगा और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ठीक है। अब 4 का गुणा 3 में करोगे, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 12, और x एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यानी कि क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर में होगा 96। अब 12 से काटोगे 96 को, 12 × 96 यानी कि x³ बराबर जो आएगा वह आपका 8 आएगा। यानी अगर x का मान निकालोगे तो यह किसका वर्ग होता है, यानी घनमूल लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा घनमूल, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान जो है वो 2 आ गया, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना था, ऊंचाई बतानी थी। तो ऊंचाई जो है, ऊर्ध्व ऊंचाई क्या है, ऊर्ध्व ऊंचाई हमने मानी कितनी थी, ऊर्ध्व ऊंचाई जो है हमने मानी थी कितनी, 4x। अब x का मान 2 है तो 4 में 2 का गुणा हो जाएगा और 8 आपका ऊर्ध्व ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको हल कर लेना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, आज हम सीखेंगे, क्योंकि बहुलक जो है बहुत हर एक तो आना ही है, एक तो क्वेश्चन आना ही है इससे, तो हमें सबसे पहले बहुलक कैसे निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए बहुलक का। तो देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुलक बराबर जो होता है फॉर्मूला निकालने के लिए L प्लस यहाँ पर होता है F माइनस F0, फिर क्या होता है 2F1 और माइनस F0 और माइनस होता है F2, और मल्टीपल में क्या होता है
एच होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह फॉर्मूला होता है। आप क्या करोगे, इस प्रकार से फॉर्मूला लिख लोगे सबसे पहले। अब आपको क्या देखना है, देखिए एल इसमें क्या होता है, तो एल जो होती है बारंबारता की जो निम्न सीमा होती है, तो वर्ग अंतराल क्या है, बहुलक का वर्ग अंतराल यहाँ पर क्या होता है, बहुलक का वर्ग अंतराल अगर आप निकालोगे तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी वही बहुलक वर्ग का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे ये इसका हो गया, ये इसका और ये इसका, तो ये यहाँ पर 20 जो है बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये बहुलक वर्ग 40 से 50 हो जाएगा। बहुलक वर्ग अंतराल जो है, बहुलक वर्ग अंतराल क्या है, तो 40 से 50 है, 40 से 50। लेकिन एल का मान जो होता है निम्न सीमा होती है, यानी 40 हो जाएगा। अब देखिए F1 क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर F0 जो है, F1 आपका जो है वो बारंबारता होती है जो अधिक हो बारंबारता, वही आपकी F1 होगी, यानी कि F1 बराबर आपका 20 हो जाएगा। और ऐसे ही ऊपर वाला जो होता है बारंबारता जो सबसे अधिक होती है उसके ऊपर वाला आपका F1 का मान होता है, ये आपका क्या है, यहाँ पर F0 का मान होता है। ठीक है, F0 का मान बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है सबसे अधिक, उसके ऊपर का मान F0 का होता है और नीचे का मान जो है F2 का होता है। ठीक है, ये देखिए निकला करके आ गया है, क्या है F0 कितना हो जाएगा, F0 आपका 12 है और F2 जो है वह आपका 11 है। ठीक है, अब आपको H निकालना है, और H क्या होता है, बहुलक वर्ग का अंतर देखिए कितने कितने हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से है, तो 10 का अंतर है। ठीक है, तो H बराबर 10 आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से इसको आपको फॉर्मूले को समीकरण 1 डाल देना है। तो आपको क्या करना है, अब इसी में आप समीकरण एक में मान रख देने हैं, यानी यही आपके फॉर्मूले में जो है मान रख देने हैं। तो बहुलक आपका आ जाएगा, देखिए बहुलक क्या आएगा, देखिए निकालना है, एल का मान कितना आया, एल का मान यहाँ पर एल की जगह पर रख देना है, एल का मान जो है 40 है, रख दिया। फिर प्लस करना है, F1 का मान कितना है 20 माइनस F0 का मान कितना है 12। ठीक है, और बटे में 2, F1 का मान 2 का गुणा है, इसमें F1 का मान कितना है, F1 का मान है 20 रखना है, और माइनस F0 का मान जो है 12 है, और माइनस F2 का मान 11 है, ये रख दिया। और गुणा में क्या है, गुणा में H यानी 10। ठीक है, तो अब इसको हल कर लेना है, बस हो गया उत्तर। ठीक है, अब देखिए कैसे हल करोगे, सबसे पहले 40 लिखना है और प्लस 20 में से 12 जाएगा तो 8 ऊपर हो जाएगा, और 20 में 2 का गुणा होगा 40, 40 में से 12 जाएगा तो 28, और 28 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 17। ठीक है, 28 में से 11 जाएगा तो बिल्कुल 17 आ जाएगा। ठीक है, तो 17 यहाँ हो गया और 10 यहाँ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आप देखिए इसको हल कर लेना है, 10 का गुणा 8 में करोगे तो 80 हो जाएगा, 80/17 हो जाएगा, यानी 40 प्लस 80/17। अब देखिए 17 का इधर गुणा कर देंगे, इधर गुणा करेंगे, 17 चौको 68, 68 यानी 680। ठीक है, और प्लस में 80 है और बटे में कितना हो जाएगा 17। अब देखिए अब इसको हल करोगे तो कितना आएगा, देखिए अब इसको हल करना है तो कितना हो जाएगा, 680 यानी 760 हो जाएगा, और बटे में कितना है 17 है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। और अगर आप दशमलव में करना चाहते हो तो दशमलव में कर सकते हो, 17 दिया क्यों, 17 चौको 68, 17 चौको 17 पने 85 होगा। ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौको 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 17 चौको 68, अब बचेगा कितना, तो 8 बचेगा, 80 होगा, तो फिर जाएगा आपका 17 चौको 68। ठीक है, तो 44 पॉइंट यहाँ पर आपका 12 बचेगा, तो 17 सत्ते 119 लगभग में 6 बार जाएगा, यानी 46.66 के करीब यह आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यह इस प्रकार से आप भाग दोगे पूरा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये इस प्रकार से आपको निकालना है और आपको फॉर्मूला जो है वो ज़रूर याद रखना है, ये बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगले ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री का आपका प्रश्न आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न कैसे हल करना है, यहाँ पर आपसे सिद्ध कीजिए कहा गया है। हल लिखोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, LHS लेने पर है। ठीक है, LHS लेने पर, तो LHS लिया क्या, इतना ले लेना है, इसको लिखना है पहले tan थीटा बटे में sec थीटा -1 और माइनस tan थीटा और बटे में sec थीटा +1, ये सिद्ध करना है 2 cot थीटा हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले आपको इस साइड इसका गुणा कर देना है, इस साइड इसका गुणा कर देना है। तो देखिए कैसे करना है, सबसे पहले sec का tan में करोगे, sec थीटा हो जाएगा और tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और माइनस
यहाँ पर प्लस का है तो प्लस का tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इस साइड गुणा हो गया। अब इस साइड कर लो, इस तरफ करोगे तो देखिए सेक का tan में होगा सेक थीटा और यहाँ पर tan थीटा। आप लॉन्ग बना करके यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको एक लाइन कम कर देता हूँ, ठीक है। तो सेक थीटा tan थीटा और यहाँ पर माइनस जो है, क्योंकि यह माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस है, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी कि tan थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन हमने कम कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है। आप ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, आपको बढ़ा करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1, यहाँ पर जब वर्गांतर लगेगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप देखिएगा यहाँ पर जो है संख्याएं कुछ कट रही हैं, यानी कुछ जो है tan थीटा और सेक थीटा ये कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बचेगा tan थीटा, ये tan थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 tan थीटा ऊपर होगा, 2 tan थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर -1 क्या होता है, सेक स्क्वायर -1 tan स्क्वायर के बराबर होता है, tan स्क्वायर के बराबर। अब tan स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर। अब एक tan ऊपर है, नीचे स्क्वायर है, एक कट जाएगा तो 2 tan थीटा बचेगा, ठीक है। अब tan थीटा को ऊपर करोगे तो 2 cot थीटा आ जाएगा। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि इसका जो उत्तर है क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ये कर लेना है, ठीक है। द्विघात समीकरण x स्क्वायर + 5x + 6 के मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब मूल कैसे ज्ञात करते हो, आपको क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है, या फिर आप अल्फा बीटा वाले से भी कर सकते हो, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल, उनसे भी मूल ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा गुणनखंड कर लेते हैं, x² + 5x + 6। देखिए ऐसे गुणनखंड करने हैं 6 के, यहाँ पर 0 के बराबर मान लेना। यहाँ पर 6 के ऐसे गुणनखंड के 5 आए तो 2 तिया 6 हो जाएगा। x² लिखना कैसे है, x² + 3x + 2x और प्लस में 6 बराबर 0। यहाँ पर अब आप x कॉमन ले लो, x + 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 कॉमन लेगो तो x + 3 यहाँ पर भी होगा। अब x + 3 कॉमन ले लेना है, x + 3 बाहर आ जाएगा, x + 2 बचेगा, तो यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। अब एक बार तुम्हें x + 3 बराबर 0 कर देना है और x का मान आपका -3 आ जाएगा। और इसी प्रकार से x + 2 बराबर 0 कर देना है तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका हल हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। आयताकार खेत का चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए परिमाप पूछा गया है, आयताकार हमें क्या लिखना है, हल पहले लिखना है। हल लिखोगे फिर क्या करोगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप हमें दिया गया है, आयत का परिमाप क्या होता है बताइए। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है, यही तो होता है आयत का परिमाप, ठीक है। तो आपको लिखना है, परिमाप आपको 82 दिया गया है, यहाँ पर आप 82 मीटर लिखोगे, ठीक है। अब लंबा बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, दिया है, क्या दिया है, परिमाप 82 मीटर और दिया गया है क्षेत्रफल 400 मीटर। ये 2 लाइनों में आप शुरुआत में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं सीधा आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए, आयत का परिमाप दिया गया है 82 मीटर और यहाँ पर किसके बराबर है, 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई के, ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई दी गई है, आप लंबाई लिख सकते हो क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए आपको ये पहला समीकरण डाल देना है, ठीक है। अब आपको क्षेत्रफल दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आप L और B मान सकते हो, ठीक है। लंबाई को L और चौड़ाई को B मान सकते हो। तो इसका क्षेत्रफल आपको 400 दिया गया है, 400 और बराबर में किसके, L और B मान लेते हैं, ठीक है। आप L और B मान के करना तो अच्छा आराम से हो जाएगा। या फिर मान सकते हो A भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर लिख देना कि माना A लंबाई है और B चौड़ाई है, ठीक है, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर लंबाई या चौड़ाई दिया गया है, मैंने L और B यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। यहाँ अब देखिए 400 L और B बराबर दिया गया है, यहाँ पर ये दूसरा समीकरण बना लो इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आप कैसे हल करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला समीकरण जो हमारा है, पहला समीकरण क्या है, जैसे कि यहाँ पर 82 मीटर, यहाँ पर मीटर ना लिखो तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर 2 है और लंबाई क्या है L और चौड़ाई क्या है
बी। ठीक है, ये दूसरा समीकरण आपका पहला समीकरण था। ठीक है, अब देखिए, अब इन दो समीकरण में क्या कर सकते हो आप यहाँ से इसको काट सकते हो, यानी 41 आ जाएगा, यानी एल प्लस बी बराबर आपका हो गया 41। ठीक है, अब ये एल प्लस बी बराबर 41 है, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा समीकरण है एल गुणा बी बराबर 400, ये है। अब अगर आप यहाँ पर दूसरे समीकरण को अगर आप हल करो तो एल बराबर अगर आप निकालोगे तो 400/b ऐसा लिख सकते हो। तो यह जो एल का मान है, एल का मान यहीं लिख सकते हो, एल का मान समीकरण 2 में रखने पर, या फिर यहाँ पर जो प्लस वाला है इसमें रखने पर, ये वाले में। ठीक है, ये जो पहला था, ठीक है, इसमें, ये आपका दूसरा था। ठीक है, तो इसी समीकरण में आपको रख देना है। अब देखिए, एल का मान आप रख दोगे तो कैसा बनेगा, देखिए एल का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो आपको एल का मान रखना है, एल बराबर क्या है 400/b, तो यहाँ पर एल बराबर 400/b लिख देना है, 400/b, और प्लस में ये b है और बराबर में 41 है। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब आप क्या करना है, आपको यहाँ पर इसका गुणा कर देना है इस साइड। ठीक है, इस साइड गुणा करोगे तो देखिए कैसा बनेगा, 400 + b², और बराबर में इस b का इस तरफ गुणा हो जाएगा 41b। ठीक है, तो 41b इधर लाओ तो b² - 41b और प्लस में 400, ऐसा हम लिख सकते हैं, और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको 400 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 41 आ जाए। तो जब आप b² - 25 में 25b यहाँ लिख दो, 25 में 16 का गुणा करोगे तो आपका जो है 41 जोड़ने पर हो जाएगा, 25 में 16 जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा, और आपका गुणा करोगे 25 में 16 का तो आपका 400 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा गुणनखंड जो है बिल्कुल हमने सही किया है। ठीक है, और बराबर में 400 प्लस में 400 बराबर में 0। अब इसको हल कर लो। अब इसको हल यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, आप अपनी कॉपी में नीचे कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से कीजिएगा। देखिए, अब आप यहाँ पर इसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है। अब यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर b² को बाहर निकालोगे, यानी b बाहर निकालोगे तो b - 25 यहाँ होगा, और प्लस में यहाँ से माइनस का 16 बाहर लोगे तो यहाँ पर आपका b - 25 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉमन लोगे बाहर तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर b - 25 ये रहा, और दूसरा आपका हो जाएगा b - 16। ठीक है, अब b - 16 b - 25। अब देखिए b के मान यहाँ पर 2 निकल करके आ रहे हैं, एक b हो जाएगा 25 और एक b हो जाएगा 16। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पता था पहले समीकरण से कि लंबाई और चौड़ाई जो है उनका योग 41 है। अगर b 25 है तो b बराबर अगर 25 है तो l बराबर आपका 16 होगा, और यदि अगर l बराबर यहाँ पर b बराबर अगर 25 है तो l बराबर 16 होगा, जहाँ यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो होती है वो बड़ी होती है। तो l बराबर 25 कर दो और b बराबर 16, ये सही होगा। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको क्या लेना है, l बराबर 25 लेना है, और तो b का मान 16 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है वो बड़ी होती है और चौड़ाई छोटी होती है। तो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई आपकी आ गई है, यहाँ पर आप इस तरीके से निकाल लोगे। देखिए यहाँ पर क्या है, लोहे की एक ठोस गेंद की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके 3 ठोस गेंद बनाई गई। यदि उनमें से 2 की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो तीसरे गेंद की त्रिज्या क्या है, ये आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों, एक बड़ी सी गेंद है, उसकी त्रिज्या हमें r दी गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, उस बड़ी गेंद को पिघला करके छोटी छोटी गेंदें बनाई जा रही हैं, यानी बड़ी गेंद की जो त्रिज्या है वो r बराबर 9 दिया गया है, और छोटी गेंदें हम मान लेते हैं जो 3 गेंदें बड़ी गेंद से बनाई गई हैं पिघला करके। तो r1 मान लेते हैं, पहली वाली r1 की जो त्रिज्या है वो पहली दी गई है 8 सेंटीमीटर और दूसरी दी गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीसरी जो कि हमसे r3 3 गेंदें बनाई जा रही हैं, तो तीसरी हमसे पूछी गई है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, ऐसे वाले प्रश्न में सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले गोले का हमें आयतन पता होना चाहिए, यानी एक ठोस गेंद है यानी गोला है तो उसका हमें आयतन निकालना
आना चाहिए। तो देखिए गोले का आयतन यानी ठोस का आयतन कह सकते हो या फिर गोले का आयतन कहते हो। गोले का आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अब ये होता है तो आप पहले अगर बड़े वाले में लगा रहे हो तो आर बड़ी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको बड़े गोले का आयतन यानी निकालना है। तो बड़े गोले का आयतन आप निकालोगे और उनमें से आपको 3 गेंदें बनानी है। अब 3 गेंदें बनानी है तो उनके आपको दिए गए हैं। अब देखिए जैसे कि मान के चलिएगा कि आपके जो आयतन है वो बराबर होगा, यानी 3 गेंदें उसी आयतन से बनेंगी बड़ी वाली गेंद से। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि 4/3 पाई आर क्यू, ये बड़े वाले आयतन हो गया। देखिए मैं यहाँ पर आपको सही से बता दूँ, देखिए क्या है, जैसे कि आयतन जो है 3 गेंदें बनाई जा रही हैं एक बड़ी गेंद से, तो आपका आयतन बड़ी गेंद का जो आयतन है वो उन तीनों गेंदों के आयतन के योग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़ी गेंद का जो आयतन है वो छोटी गेंदों यानी 4/3 पाई R1 क्यूब, ये हो जाएगा पहली छोटी गेंद का आयतन। और दूसरी छोटी गेंद का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। और तीसरी का क्या होगा 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ पर R1 R2 R3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमें R3 निकालना है, R3 यानी कि तीसरा त्रिज्या निकालनी है तीसरे गोले की। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है, तीसरी गेंद की त्रिज्या जब निकालोगे तो ये सब पता है हमें, ये बड़ी वाली भी पता है। तो आप क्या करो, इसको ये जो है इनको इस तरफ लाओ। देखिए कैसे लाओगे, 4/3 पाई R क्यूब और माइनस में हो जाएगा यहाँ 4/3 पाई R1 का क्यूब माइनस 4/3 पाई R2 का क्यूब और बराबर में क्या है 4/3 पाई R3 का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है, अब यहाँ पर देखिए 4/3 इसमें से सभी में से कॉमन ले लेना है। 4/3 पाई आ गया सभी में से कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा R क्यू, यहाँ पर बचेगा माइनस का R1 क्यूब और यहाँ पर माइनस का R2 क्यूब और बराबर में क्या है 4/3 पाई R और क्यूब। ठीक है, 3 क्यूब। अब देखिए 4/3 पाई यहाँ भी है, कट जाएगा। यहाँ पर आप देखिए क्या क्या आ गया है, R क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ठीक है, और R2 का क्यूब और बराबर में R3 का क्यूब। ठीक है, यह हमें निकालना है, ये हमें सभी पता है, इनके मान रख देते हैं। R का मान क्या था बड़ी R का, तो 9 दिया गया था, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 का वर्ग क्या होता है 729 यहाँ हो गया। अब देखिए R1 का मान जो कि 8 दिया गया था, 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है 512 और R2 जो 6 दिया गया था उसका जो क्यूब होगा तो वह 216 होगा। मैंने डायरेक्ट क्यूब कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सभी रख दिए, लेकिन हमें ये R3 नहीं पता था, तो R3 को तो ही निकालना है हमें। ठीक है, यही तो निकालना है, तो यह निकाल लोगे कैसे, देखिए इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 2 7, तो 728 हो गया। 729 में से 728 आपको घटाना है, तो R3 क्यूब बराबर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए एक आएगा यहाँ पर और R इसका क्यूब घन क्यूब निकालोगे तो एक का एक ही होता है घनमूल। ठीक है, तो एक का क्या होगा एक ही होगा, R बराबर 1 हो गया। तो यही तो हमें निकालना था R3 का मान, तो कितना आ गया त्रिज्या 1 आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरा बना देना है, समझ रहे हो, आपके 5 से 6 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, पासों के ऊपरी फलकों पर प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए ऊपरी फलक पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे प्रायिकता, पासे निकालने की यानी 2 पासों को निकालने की कुल स्थिति कितनी है, कुल स्थिति कितनी है, तो 2 पासों के निकालने की जो प्रायिकता है वो 2 पासे उछाले जा रहे हैं, 9 से अधिक
आने की प्रायिकता क्या क्या हो सकती है। तो देखिए 9 से अधिक कौन कौन से अंक आएंगे, जैसे कि मान लीजिएगा दोनों पर 5-5 आ गए तो 10 हो गया, इनका योग क्या हो गया 10 हो गया, तो यहाँ पर 1 बन गया। अब देखिए दूसरा क्या आ सकता है, एक पर 6 आ गया और दूसरे पर 5 आ गया, ठीक है, या फिर पहले पर 5 आ गया फिर दूसरे पर 6 आ गया, ठीक है, और या फिर आपका दोनों पर 6-6 आ गया। यही कंडीशनें 4 बन रही हैं जो कि आपके 9 से अधिक योग के होंगे, ठीक है, 9 से अधिक की योग होगा, यानी फलकों पर 9 से अधिक होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 9 से अधिक यही 4 आपकी संभावनाएं बनेंगी। तो देखिए कितने में, कुल कितने में संभावनाएं बनी हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ थोड़ी जगह है इसलिए कम जगह के कारण हम शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं। आपको लॉन्ग में पहले लिखना है कि 2 पासे हैं उनको उछाला जा रहा है, आपको क्या क्या संभावना है और कुल कितनी संभावना है, इसके बाद में आपको उत्तर देना है। मैं लेकिन यहाँ पर सीधा आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 2 पासे उछाले जा रहे हैं, तो 2 पासे उछालने की संभावना कुल कितनी होगी 6 का वर्ग, ठीक है, यानी 36, और संभावनाएं कितनी है 9 से अधिक योग की, यानी कि तो 1 2 3 4 संभावना है, तो 4 ऊपर लिखोगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब 4 से काटोगे 4 निम्मा 36, तो 1 बटा आपका आ जाएगा 9। तो यह प्रायिकता आपकी आ जाएगी। यह भी आपका 2 से 3 नंबर का 4 नंबर तक का पूछ दिया जाता है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे कि उनके भी क्वेश्चन ये कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।